तो चलिए, अपवाद तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं का, जिसमें अब तक हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर दिया था। पहला पार्ट में हमने जो है सिंधु नदियों के बारे में पढ़ा और दूसरा जो पार्ट था हम गंगा नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब चलिए जो तीसरा आपका जो पार्ट है, जिसमें हमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ना है। ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति कैसे होती है, यह हिमालय से कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जितने भी चीजें हैं उन सबके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको मैंने बता दिया, जो आपका कक्षा 9वीं का जो तीसरा चैप्टर है अपवाद तंत्र, इस अपवाद तंत्र में मुख्य रूप से आपको 3 नदियों के बारे में ही पढ़ना है, सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी। और इनकी जो सहायक नदियां हैं, जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और 2 नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब चलिए हम जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इसकी लंबाई कितनी है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, इस सभी चीजों को हम जो है पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वो ये कि मैं जब किसी को पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते समय मैं हैंड रिटेन नोट्स से देता हूँ। हैंड रिटेन नोट्स का मतलब मैं इस जो व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पर मैं कुछ चीजों को लिखता हूँ जो मुझे लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं पीडीएफ देता हूँ। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ओमकार मौर्य क्लासेस, टेलीग्राम चैनल प्लस यूट्यूब चैनल दोनों इसी के नाम से ओमकार मौर्य क्लासेस, आप सर्च करेंगे आप आ जाएंगे। तो मैं तो पीडीएफ देता हूँ, लेकिन पीडीएफ के साथ जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, मैं उसको राइट करवा देता हूँ, ताकि आपका एक रफ में या फेयर में जैसा भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, आपका एक हैंड रिटन खुद का नोट्स तैयार हो। जब खुद का नोट्स तैयार होगा ना, तो पेपर के समय आपको उस टॉपिक को पढ़कर समझने में, याद करने में आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा, बहुत ज्यादा आसान रहेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाता हूँ, मैं कम ही लिखवाता हूँ, लेकिन जो चीज़ें लिखवाता हूँ ना, मैं कहूँगा उसको आप लिखते चलें। आप उसको ऐसे नेगलेक्ट ना करें, चलो ठीक है आप वीडियो सोते खाते बैठते देख रहे, ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो आप जो है 15 मिनट 20 मिनट जो भी अपना समय देंगे आप बेकार करें, कोई मतलब नहीं है। आप लिखेंगे तो भी उतना समय लगेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी उतना समय लगेगा, बस फर्क कितना 5 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए वीडियो को आपको पॉज करके लिखना पड़ेगा तो 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको लगेगा। 30 मिनट का वीडियो है तो आपने 40 मिनट दे दिए, 35 मिनट दे दिए, यही लगेगा। लेकिन फिर जब दोबारा लिखने बैठेंगे तो आपको डबल लगेगा। 30 मिनट वीडियो हो तो 30 मिनट ऐसे देगा, फिर 30 मिनट बाद पूरा देख कर आपको लिखना पड़ेगा, तो 60 मिनट हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि कॉपी कलम लेकर जो भी आपके पास सुविधा है उस सब चीजों को नोट करते हुए चले। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो है हमें पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी है, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कैसी नदी है, ये जो है आपका पूर्व पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती नदी है। अब ये पूर्ववर्ती नदी क्या होता है, पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती नदी क्या होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि बताओ भाई पूर्ववर्ती नदी क्या होता है, तो कुछ लोग कहते हैं ये जो ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से बहती है या जो नदी पूर्व से बहती है उसको पूर्ववर्ती कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पूर्व दिए थे, बस तो समझिएगा कि पूर्ववर्ती नदी वो होता है जो पूर्व की दिशा से बहती है, या पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों को हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा गलती है बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। पूर्ववर्ती नदी का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस पृथ्वी पर जितनी नदियां हैं वो 2 तरीके से ही बहती हैं। एक तो ढाल के अनुसार बहती हैं। ढाल समझते हैं, जैसे मान लीजिए जमीन है और जमीन ऐसे बराबर ना होते हुए मान लीजिए जमीन ऐसे है, ऐसा। अब बताइए, नदी अगर यहाँ से अगर निकलेगी तो नदी आपका किधर जाएगी। मान लीजिए इधर से नदी निकल ले, मैं ऐसा बता दूं, मान लीजिए ये ऐसा कोई क्षेत्र है। अब मान लीजिए यहाँ से अगर नदी निकल रही है, नदी निकल रही है। अब बताइए अगर यहाँ से कोई नदी निकलेगी तो आप बताइए वो नदी किधर बहेगी, वो बहकर इधर आएगी कि वो इधर आएगी। आप बताइए, आप हमें बताइए नदी किधर बहेगी, नदी जो है किधर बहेगी, आप हमें बताइए। स्वाभाविक सी बात है, जितने लोग कहेंगे वो कहेंगे कि जो नदी है वो बहेगी तो किधर बहेगी, वो इधर आपका बहेगी, इधर जो है आपका नहीं बहेगी, इधर नहीं बहेगी। तो अगर नदी यहां से निकलती है, यदि वो नदी अगर इधर बहे, नीचे बहे, तो हम क्या कहेंगे, वो नदी किसके अनुसार बह रही है, वो नदी
ढाल के अनुसार बह रहे हैं। ढाल का मतलब जहां पर ढलान है, जहां पर ऐसा गड्ढा है, ऐसा ढलान है, तो ढलान के अनुसार वो नदी बह रही है। ऐसा गड्ढा है, नीचे खाई है, ढलान है, तो ढलान के अनुसार बह रही है। इस वजह से हम कहे जो नदियां बह रही है ढाल के अनुसार बह रही है। ठीक वहीं पर विश्व में कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो ढाल के अनुसार नहीं बहती हैं। जैसे मान लीजिए एक नदी है, यहाँ से निकल रही है, अब वो ढाल उसका नीचे है, तो नीचे से बह के आना चाहिए, तो नीचे ना आते हुए वो जो नदी है वो जो है वो ऊपर की ओर बह रही है, एकदम ऊपर जा रही है, जमीन के ऊपर जा रही है। आपको ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ऐसी नदियां होती हैं जिन नदियों में इतना ज्यादा जल होता है, इतना ज्यादा ऊर्जा होता है, ताकत होता है, क्योंकि एकदम ऊपर बह जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर आप लिखो, जैसे मान लीजिए आप किसी एक बाल्टी, मग या टप जो भी हो उसमें पूरा पानी भर लें, और मान लीजिए कोई ऐसा संरचना है जो ऊंचा संरचना थोड़ा सा ऊंचा है, वहां पर आप ऐसा पानी मारे, आप जो ऐसा पानी फेंके, और जब बहुत तेजी से पानी फेंकेंगे तो ऊंची वस्तु पर भी क्या वो पानी बहुत तेजी से चढ़ेगी। क्यों चढ़ेगा? क्योंकि उसमें वेग है, गति है। तो कुछ ऐसे नदियां होती है जिसमें जल ज्यादा होता है, वेग होता है, गति होता है, तो क्या करते हैं वो ढाल के साथ नहीं बढ़ते हैं, ढाल के विपरीत बहते हैं। यानी यहाँ से निकल लेते हैं, यहाँ पर जमीन समतल है, यहाँ पर बहना चाहिए, तो ये उल्टा क्या ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो ये जो नदी है आपकी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये पूर्ववर्ती नदी है। तो पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है वो नदी जो ढाल के अनुसार नहीं बहे, यानी उसका ढाल अगर नीचे है, इस तरह से ऐसे ढाल है, अगर उसके अनुसार बहती है तो ठीक है। यदि ढाल के अनुसार ना बहे, वो उसे उल्टा बहे, नीचे से निकल थोड़ी सी ऊंचाई पर जाए, थोड़ी सी ऊंचाई पर जाए, तो उसको कहेंगे ये क्या, पूर्ववर्ती नदी है। इसको क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती नदी कहेंगे, पूर्ववर्ती नदी कहेंगे, पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? पूर्ववर्ती का नदी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो नदी पूर्व से बहे या पूर्व से आती है, पूर्व हो जाती है तो पूर्ववर्ती नहीं। पूर्ववर्ती का नदी का मतलब ये वह होता है, वो नहीं, यह होता है कि जो नदी ढाल के अनुसार ना बहे, ढाल के विपरीत बहे। कोई नदी अगर यहाँ से निकल रही है, इधर आना चाहिए, इधर की अगर इधर जा रही है तो उसको हम क्या पूर्ववर्ती कहेंगे, पूर्ववर्ती नदी है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है एक तरह की पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, देखिए डेली जो है ना, मैं आप लोग के लिए शाम 6 बजे, डेली जो है शाम 6 बजे, शाम 6 बजे मैं आपके लिए लाइव क्लासेस चलाता हूँ। डेली जो है शाम 6 बजे आप लोग के लिए मैं लाइव क्लास चलाता हूँ। जो कक्षा हमारे 9वीं के बच्चे हैं, जो हमारे यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, चाहे आप इतिहास पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, समाजशास्त्र पढ़ते हो, समाजशास्त्र तो है नहीं, कक्षा 11वीं में है, अर्थशास्त्र पढ़ते हो, नागरिक शास्त्र पढ़ते हो, तो डेली मैं लाइव क्लास चलाता हूँ। और ये जो लाइव क्लास है ना, वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए। अभी तो देखो बच्चों का बोर्ड चल रहा है 10वीं का, अब तो 8वीं पार करके 9वीं में आ गए, और जो 9वीं वाले बच्चे होते 10वीं में आ गए, तब तो आप 10वीं में आ गए ना। आपको तो 2025 में बोर्ड देना है, बोर्ड देना है 2025 में आप बोर्ड दोगे ना, अभी तो दोगे नहीं। तो अभी नहीं दोगे तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करोगे कि नहीं करेंगे? आप करेंगे ना। तो आपके लिए न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस पर अपडेटेड क्लास है, डेली शाम 6 बजे मैं आप लोग का चलाता हूं। तो कक्षा 9वीं के जो हमारे बच्चे हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, शाम 6 बजे कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए। वर्ष 2024-25 का क्लास है, वर्ष 2000 में लिख दू, वर्ष 2024-25 का क्लास है, ठीक है, वर्ष 2024-25 का ये बच्चों के लिए ये क्लास है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, आप समझ पाए होंगे। अब चलिए कुछ अन्य चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। आप समझते हैं कि आखिर जो ब्रह्मपुत्र है वो निकलता कहाँ है। देखिए भारत में जितनी भी नदियां हैं, भारत में जितनी नदियां हैं, जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी हुआ, गंगा नदी हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी हुआ, ये जो नदियां हैं ये पर्वतों से निकलती हैं। देखिए विश्व में जितनी भी नदियां होती है वो दो ही जगह से निकलती हैं, या तो पर्वतों से निकले या वो पठारों से निकले। पर्वत पठार में अंतर मालूम ना, जो पर्वत होते हैं वो ऐसे होते हैं, पर्वत जो होंगे ऐसे होंगे, उनके बर्थडे बॉय की टोपी की तरह वो दिखेंगे, इस शंकुआकार आकृति होंगे, और इनकी ऊंचाई होगी 4000 मीटर से अधिक होगी। पठार क्या होंगे? पठार ऐसे होंगे, ऐसा, उसकी जो सतह होगी ना वो ऐसे समतल होगी, ऐसे सपाट होगी, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? अधिकतम 4000 मीटर ही होगी।
अधिकतम 4 मीटर, यानी सबसे ज्यादा 4000 मीटर से अधिक नहीं होगी और इससे कम ही रहेगी। अगर आपको कोई ऐसी संरचना दिख जाए, अगर वो 1000 मीटर की है, 1000 मीटर की है, तो आपका देना पठार है। मान लीजिए कोई ऐसी संरचना दिख जाए और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर है, तो ये भी पठार है। ये अब ये शंकुआकार आकार का क्यों हो गया, मैंने तो कहा था ऐसा होगा, वो बारिश से धूप से वो घिस घिस के ऐसा क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे ऐसा कट जाता है, ऐसा कट जाता है, फिर ऐसा हो जाता है। ऊंचाई तो 4000 से अधिक नहीं है। अगर हाँ ऐसी संरचना है, अगर 4000 से अधिक ऊंचाई है तो कह देना पर्वत है, उससे कम अगर है, उससे कम है तो कह देना भाई पठार है। बात खत्म। भले वो ऐसा क्यों ना हो, वो भौगोलिक कारण से ऐसा हो जाता है, लेकिन सामान्यतः जितने पठार होंगे वो ऐसे होंगे, इस तरीके से। ये सतह सपाट होगी, कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके की, ऐसे होगी, ऐसा सतह होगी, ऐसा सतह होगी, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि देखिए जितने भी नदियां निकलती हैं वो दो ही जगह से निकलती हैं, या तो पर्वत से निकले या तो पठार से निकले। अब भारतीय पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां से मुख्य रूप से तीन ही नदियां निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो अब जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है कहां से निकलती है, ये जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका हिमालय में एक झील है, मान सरोवर झील के निकट से निकलती है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह मान सरोवर झील के निकट से निकलती है। अब सवाल उठता है कि झील क्या है। जो बच्चे हमारे पुराने बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे पुराने वीडियो अगर देखे होंगे तो उनको मालूम होगा झील क्या होता है, लेकिन आप नए बच्चे हैं तो मैं आपका नुकसान क्यों करूं कि आपको झील नहीं मालूम, तो मैं झील ना बताऊं, सीधे बता दूं मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और आपको समझना है कि झील होता क्या है, झील किस चिड़िया का नाम है। तो पहले मैं आपको झील बता देता हूं। तो ये पूर्वती नदी है, दूसरा जो ब्रह्मपुत्र नदी है मान सरोवर, मान सरोवर, मान सरोवर झील के निकट। अब मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है झील क्या होता है। झील पहले बता दूं, मानसरोवर एक नाम है। जैसे अगर लखनऊ क्या है, आप लखनऊ को राजधानी भले बोल सकते हैं, यूपी की राजधानी है, लेकिन जगह का नाम है, लखनऊ नाम है। दिल्ली भले देश की राजधानी है, लेकिन क्या है वो नाम है। तो वैसे मानसरोवर एक नाम है, जैसे आपका भी कुछ नाम होगा, भले उसका कुछ अर्थ होगा, वैसे इसका भी एक अपना मानसरोवर एक नाम है, ठीक। अब देखिए झील क्या होता है। झील क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब नदी कभी भी आपने देखा होगा, जो नदी होता है कभी भी बहता है तो ऐसा कभी नहीं बहता है। जब भी बहेगा नदी ऐसा 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 बहेगा। तो कभी नदी ऐसा ऐसा बहते हुए इतना तीखा मोड़ ले लेता है, ये जो नदी है कभी ऐसा ऐसा बहता है ना, तो इसको बोलते हैं विसर्प। विसर्प इसका संरचना को। तो कभी कभी नदी ऐसा बहते 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 ये जिसके जो इतना ऐसा बहता है, और कभी बहते बहते नदी जो होता है इतना पास से बहने लगता है, इतना पास से ऐसे बहने लगता है। और जब नदी में बाढ़ आता है, कुछ समय आता है, तो एक समय बाद ऐसा होने लगता है कि ये जो नदी का ये जो दोनों हिस्सा है ना, ये आपस में सट जाते हैं। ये जो क्या होता है, ये आपस में एकदम सट हो जाता है। अब देखिए ये एकदम एकदम पास में ही एकदम बह रहे हैं। देखिए देखिए इनके बीच में दूरी कितनी है। अब देखिए इनके बीच में दूरी इधर कितनी है, इनके बीच में देखिए दूरी कितनी है, लेकिन इनके बीच में दूरी ना के बराबर है। तो एक समय बाद क्या होता है, ये दोनों आपस से पानी की वजह से सट जाते हैं, और फिर नदी क्या होने लगता है, नदी आप यहाँ से ऐसे बहते 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 ऐसा बहने लगती है, ऐसा बहने लगती है, इधर ही से ऐसा जो है ऐसा बहने लगती है, ऐसा 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 बहने लगती है। अब यार जो इतना हिस्सा बचा ना, इतने हिस्से में हमेशा पानी भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा। तो इसको हम जो झील कह देंगे, झील कह देंगे, इसको हम झील कहेंगे। तो ये झील होता है, बात समझ पाए, इसको हम झील कहेंगे। या मान लो ये नहर है, किसी ने यहाँ पर बांध बना दिया, बांध बना के पानी को रोक दिया, तो ये क्या हो गया, वो भी एक झील हो गया, मानव निर्मित। मान लो एक कोई नदी है, ये कोई नदी है, किसी ने यहाँ पर बांध बना दिया, यहाँ पानी को रोक दिया, वो भी एक तरह की झील हो जाएगा, ये भी झील है। तो कहने का क्या मतलब है, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, वो जो आपका हिमालय है ना, जो आपका ये हिमालय है, ये आपका हिमालय है, ये आपका हिमालय है, ये ऐसा ऐसा आपका जो हिमालय है ना, तो हिमालय में एक जगह है मान सरोवर झील। तो मान सरोवर झील से नहीं निकलती है, मान सरोवर झील के निकट, मान सरोवर झील के निकट निकट
एक हिम हिमानी है, एक हिमनद है। अब सवाल होता है हिमनद क्या होता है? हिमनद जानते हैं आप क्या होता है? हिमनद समझिए एक तरह का बर्फ का पहाड़ होता है, बर्फ का एक टुकड़ा होता है जहां से नदी निकलती है। तो पहले जानिए जहां पर आपके जो पर्वत है ना, उन पर्वतों में एक झील है, मानसरोवर झील। तो इसी के पास में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक जो है हिमनद है। हिमनद समझिए एक बर्फ का पहाड़ है, एक बर्फ का टुकड़ा है, एक बर्फ की संरचना है जो पूरा बर्फ ही बर्फ है। अब बर्फ है तो गर्मी होगा तो पिघलेगा, पिघलेगा तो पानी जाएगा तो जाएगा। तो यहाँ पर एक हिमनद है जिसको चेमा युंगडुंग नाम से जाना जाता है। क्या? चेमा युंगडुंग, चेमा चेमा युंगडुंग नाम से जाना जाता है। तो यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह हिमालय में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग एनसीईआरटी में दिया है 12वीं में। मैं 12वीं का यहाँ से नाम उठा लाया। अब मत कीजिए कि बकवास बता रहे ये चेमा युंगडुंग क्या ये क्या हो, नहीं वो एनसीईआरटी में दिया। कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ सकते हैं, हालांकि अभी मैं 9वीं का पढ़ रहा हूँ, 9वीं का मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि आखिर ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है, ताकि फिर कभी आपको भूगोल में कुछ भी पढ़ना हो, ब्रह्मपुत्र के बारे में ना पढ़ना हो। इतनी जानकारी होनी चाहिए यदि आप कक्षा 9वीं के भूगोल के विद्यार्थी हैं, ताकि यदि कोई भूगोल के बारे में, यदि भारत की नदी के बारे में पूछ ले, ब्रह्मपुत्र पूछ ले, सिंधु पूछ ले, गंगा के बारे में पूछ ले, तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए A to Z। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका जो मानसरोवर झील है उसी के निकट यानी उसी के पास में एक चेमाई युंगडुंग नामक का क्या एक जो है हिमनद है, जो पूरा कह सकते एक तरह का बर्फ का पहाड़ है, एक बर्फ का टुकड़ा, एक संरचना है। वो जब धूप लगे कुछ भी कारण होगा पिघलेगा, पानी बनेगा, तो पानी तो बहेगा ना। तो यहाँ से क्या होता है आपका जो है, यहाँ से जो क्या होता है आपका जो है, आपका ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है, तो ऐसे ऐसे आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी क्या निकलता है। अब देखिए इसका जो है ब्रह्मपुत्र जो है नदी निकलता है। अब एक बात और जान लीजिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलता है तो इसको शुरुआत में इसको ना ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहते। जैसे जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते हुए उसके माता पिता किसी और नाम से उसको बुलाएंगे, उसके दादा दादी उसको किसी और नाम से बुलाएंगे, नाना नानी किसी और नाम से बुलाएं, और शायद पड़ोसी भी उसको क्या कई और नाम से बुलाएंगे। जब कोई छोटा बच्चा तो इसको एक नहीं 5 से 6 नामों से उसको लोग बुलाते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है तो किसी एक नाम से या 2 नाम से उसको सामान्यतः जानते हैं। तो वैसे जब ये नदी जब निकलता है ना ये, तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को भी लोग कई सारे नामों से जानते हैं, एक दो नाम से नहीं कई सारे नामों जानते हैं और अलग अलग क्षेत्र में जानते हैं। जैसे कोई जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो अभी 1 महीने का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, तो उसके माता पिता मान लो उसको किसी अन्य नाम से जान रहे, मान लो उसको गोलू नाम से पुकार रहे हैं, तो पड़ोसी उसको जो है श्यामू नाम से पुकार रहे हैं, तो रिश्तेदार जो है किसी और नाम से उसको पुकार रहे हैं। ठीक उसी प्रकार तो अब जो है वो जो 1 महीने का बच्चा है उसको कोई माता पे गोलू पर कोई श्यामू बोला है, कोई मोनू बोल रहा है, कोई मोनू बोल रहा है, कोई मिंटू बोल रहा है, अलग अलग नामों से क्या उसको बुला रहे हैं। तो माता पिता गोलू, पड़ोसी श्यामू, रिश्तेदार मोन्टू और कोई और व्यक्ति है तो उसको क्या मिंटू बुला रहे हैं। ठीक ठीक उसी प्रकार जब ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो कई सारे जगहों से निकलती है, एक ही जगह से निकलती है, यहाँ से निकलती है तो कई सारी जगहों से होकर गुजरती है। तो जिन जिन जगहों पर जाती है इस ब्रह्मपुत्र नदी को भी वहाँ के लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। अब अलग अलग नामों से जानते क्या मतलब, जैसे जब ये निकलती है और जब तिब्बत में बहती है तो तिब्बत के लोग इसको क्या सांगपो कहते हैं। इसको कोई ब्रह्मपुत्र नदी से कोई जानता नहीं, वहां पर बोलते हैं क्या इसको कहते हैं सांगपो। इसको क्या वहां पर सांगपो नाम से जानते हैं, सांगपो। तो जब ये निकलती है तो इसको कोई ब्रह्मपुत्र नहीं कहता है, इसको लोग क्या कहते हैं सांगपो। तिब्बत के लोग जो हैं, जो कि अब तिब्बत तो चीन का है, कब्जा किया, तो इसको क्या सांगपो नाम से लोग जानते हैं। और सांगपो नाम से क्या ये कई किलोमीटर का क्या ये लंबा एक सफर तय करता है। अब मैं मैप बना के आप लोगों को जरा बताऊं, क्योंकि अब अगर अब मैं मैप नहीं बनाऊंगा ना आप लोगों के लिए तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा, अब समझ नहीं आएगा। तो पहले मैं आप लोग के लिए मैप बना दूं, ताकि मैप बना दूंगा ना तो आपको चीजें समझना आसान हो जाएगा। लेकिन मैप बनाने पहले मैं आप लोग को
ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो दो चीजें मैंने लिखा है, पूर्ववर्ती क्या होता है, मानसरोवर झील के निकट चेमाई युंगडुंग हिमनद से, मैं लिख दूं चेमाई युंगडुंग हिमनद हिमनद से। यह मैंने जो लिखा है ना काले मार्कर से और नीले मार्कर से, इसको पहले आप लिख लीजिए। ये जो चीज है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, फिर बाद में ऐसा ना हो कि आपने केवल सुनते गए लिखते कुछ नहीं गए। आप पहले इसको जो है ना आप लिख लीजिए, ठीक है। ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोग को बता दूं, डेली शाम 6 बजे मैं लाइव क्लास चलाता हूं आप लोग के लिए। यदि किसी भी प्रकार का आपका डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब जो है आगे अब हम बढ़ते हैं। तो इसको आप लिख लिए और मैं इसको इरेज करके मैं अब जो है आगे बढ़ता हूं। और मैं बता दूं, देखिए लाइव कमेंट चैट आप के लिए ही है। यदि किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप बताइए, आप जो है संकोच मत कीजिएगा। चलिए ठीक है, अब आज जो है ना हम आगे देखते हैं। तो भारत का सबसे पहले या एशिया का मैं एक छोटा सा रफली मैं एक मैप बना दूं। तो मैप में बहुत अच्छा तो नहीं बना पाता, फिर भी मैं प्रयास करता हूं मैप को बनाने के लिए। यह समझ लीजिए भारत है। आप बोल जाए मैप को देखकर सीरियस मत हो जाए। ये भारत है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ठीक है, ये भूटान है, ये भूटान है, और ये क्या है, ये वाला हिस्सा तिब्बत का है। और यहां से ये जो हिस्सा है एक तरह से ये चीन है, चीन, तिब्बत, नेपाल। आप समझ जाएंगे, चीन, तिब्बत, नेपाल, और यहाँ जो है आपका जो है म्यांमार, ठीक। और हमारा प्यारा भारत देश, और इधर पड़ोस में पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मैं इसको इरेज कर दूं। अब देखिए होता क्या है, अब मेरी बात जो समझिए का, अब जो आपका जो है जो हिमालय, वो किधर है आपका हिमालय? आपका हिमालय यही हिमालय है ना, आपका जो हिमालय यही हिमालय है। हिमालय यही है ना कि कुछ और है? आपका यही हिमालय है ना आपका। आपका जो हिमालय यही है। तो जब यहाँ से इस जगह से क्या आपका मानसरोवर झील के निकट, ये आपका मानसरोवर झील है, और आपका जो है चिमाई युंगडुंग जो आपका हिमनद है। अब यहाँ से जब ये निकलता है यहाँ जब आपका निकलता है, कौन निकलता है? सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये निकलता है, तो यहाँ पर आपका तिब्बत में ऐसा 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 क्या आपका जो है काफी कई किलोमीटर क्या ये सफर करता है। तो यहाँ पर लोग इसको ब्रह्मपुत्र नाम से नहीं जानते, यहाँ पे इसको क्या सांगपो के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? तिब्बत में, तिब्बत में, ठीक है। तो अब इसको सांगपो नाम से जानते हैं। फिर बाद में ये जब भारत में आता है तो एक तरह का क्या यूटर्न मारता है। यूटर्न मारता है समझे, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे थे, अब यहाँ पर आपने इस तरह यूटर्न मारते, इसको यूटर्न कहेंगे। तो अब ये जो नदी ऐसा ऐसा बहती है, फिर ऐसा जाने के बाद फिर ऐसा यूटर्न मारती है आगे, या फिर यूटर्न आती है, एक मूर्ति है। तो यहाँ पर जाती है इस तरह से क्या एक तरह का क्या यूटर्न मारती है। और जब यूटर्न मारती है तो यहाँ पर एक पर्वत है। पर्वत कौन सा पर्वत है? पर्वत आपको मालूम है यहाँ पर कौन सा पर्वत है? यहाँ पे नामचा बरवा, यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। एक पर्वत है नामचा बरवा, जहां से ये यूटर्न ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे बहती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, फिर यहाँ से मुड़ती है, और नामचा बरवा से यूटर्न लेती है, और यहाँ से क्या है ये भारत में प्रवेश करती है। और जो नामचा बरवा है ये क्या है, आप इसके बारे में जान लीजिए। जो नामचा बरवा है यह हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यह हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र का सबसे पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग है क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका हिमालय, यह हिमालय का आपका जो है विस्तार है। तो अगर आपका ये जो विस्तार है तो ये हिमालय कहीं तो समाप्त होगा, तो जो समाप्त होगा ये आपका क्या पूर्वी भाग है, यानी इसके बाद हिमालय नहीं है। तो ये आपका क्या हिमालय है, ये आपका हिमालय है। तो यहाँ पर क्या है, यह नामचा बरवा
जो हिमालय का सबसे पूर्वी अंतिम पूर्वी भाग है, यानी नामचा पर्वत जो है नामचा पर्वत जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे अंतिम पूर्वी भाग है, यानी अंतिम में सबसे लास्ट में जो पूर्वी भाग है, पूर्वी जो पर्वत है वो नामचा पर्वत है। यानी पूर्व में इसके बाद कोई भी आपको पर्वत देखने को नहीं मिलेगा। यह नामचा पर्वत सबसे अंतिम पूर्वी पर्वत है। इसके बाद आपको क्या कोई पर्वत देखने को नहीं मिलेगा। पूर्वी भाग का सबसे अंतिम पर्वत है। तो अब यहाँ से क्या कुछ इस तरीके ऐसे ऐसे बहती है, ऐसे करने में ऐसे यूटर्न लेती है, यहाँ से क्या यूटर्न लेती है, नामचा पर्वत से क्या यूटर्न लेती है और ये भारत में प्रवेश करती है। कौन भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी। सांगपो इस नाम से प्रवेश करती है। अब इसको कोई ब्रह्मपुत्र नहीं कहता है, ना तो तिब्बत के लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं और ना तो जब ये प्रवेश करती है तो कोई इसको वहां पर क्या ब्रह्मपुत्र भी नहीं कोई कहता है। इसको वहां पर क्या कहते हैं? तिब्बत में जब ये चलेगी इधर इधर तिब्बत में तो इसको यहाँ पर क्या सांगपो नाम से कहेंगे। और जब भारत में यानी अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करेगी तो यहाँ पर इसको किस नदी के नाम से इसके कहेंगे? यहाँ पर इसे जो है दिहांग नदी के नाम से इसको जानते हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को लोग दिहांग नदी के नाम से कहेंगे, इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। तो लिख दें मैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एपी लिख दूं शॉर्ट में, एपी। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश होता है, आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो दिहांग नदी जो होती है ये क्या आपका अरुणाचल प्रदेश में इसको जानते हैं ब्रह्मपुत्र को। और फिर ये क्या होगा अरुणाचल प्रदेश में एक अच्छा खासा लंबाई चलेगी, क्या करेगी ये एक जो है आपका जो है एक लंबाई चलेगी। उसके बाद क्या होता है दिहांग नाम से इसको चलेगी और फिर क्या होगा ठीक है चलेगी। अब इसके बाद क्या होगा जब ये अरुणाचल में दिहांग नाम, अब अरुणाचल के लोग क्या करेंगे इस ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहेंगे। तिब्बत में तो सांगपो कहते थे, अब अरुणाचल प्रदेश में लोग इसे दिहांग नदी कहेंगे। फिर दिहांग में क्या होगा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी में दो नदियां मिलेंगी। अब कैसे मिलेंगे अब आप जरा समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए आपका जो है ये जैसे मान लीजिए ये आपका मानसरोवर झील है, फिर ये आपका चेमा युंगडुंग आपका जो हिमनद है। अब नदी मान लीजिए निकली, अब इसको सांगपो कर रहे हैं, यहाँ से यूटर्न ली। अब जब यूटर्न लेके जब इस तरह बहेगी तो यहाँ पर दो नदी, यह मानसरोवर आपका झील है, चेमा युंगडुंग आपका हिमनद है। फिर इसको सांगपो नाम से इसको क्या जानेंगे तिब्बत में। आपका नामचा ये बरवा है, आपका जो है नामचा बरवा है। यहाँ से क्या इसने यूटर्न लिया, कहाँ पर यूटर्न लिया अरुणाचल प्रदेश में, भारत में यूटर्न लिया। तो यहाँ पे इसको क्या जानेंगे दिहांग। अब इस दिहांग नदी में दो नदियां आकर मिलेंगी, दो नदियां आकर मिलेंगी। कौन कौन सी? पहला दिबांग नदी, दूसरा लोहित नदी। यानी ये जो दो नदियां हैं ये दो नदियां कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो क्या दिहांग नदी में मिलेगी। और जब दिहांग नदी में मिलेगी तब हम इसको कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। बात समझ में? तब इसको ब्रह्मपुत्र कहेंगे। यानी इस नदी का ब्रह्मपुत्र नाम जो होगा वो तभी होगा जब इसमें दिहांग, जब इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी तभी कहेंगे जब दिबांग और लोहित नदी क्या दिहांग में मिलेंगे। यानी दिहांग नदी में जब दिबांग और लोहित नदी मिलता है तब हम कहेंगे इसको क्या ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहेंगे। तो इसको भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आगे मेरी बात जरा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो मैं समझ में आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है इसको अब ब्रह्मपुत्र कहेंगे। तो अब जो है अरुणाचल प्रदेश से क्या होगा, अब जो है आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए अब अरुणाचल प्रदेश में क्या अब आपका असम में आएगा, क्या आएगा आपका जो है असम में आएगा। और जब असम में आएगा तो असम में क्या है ये रैप घाटी में ये बहती है, रैंप घाटी में, रैप नहीं रैंप
घाटी में यह बहेगा। यानी अब जो है, अब अरुणाचल प्रदेश के बाद ये क्या असम में आएगा और असम में यह रैंप घाटी में बहेगा। अब सवाल होता है रैंप घाटी क्या होता है, रैंप घाटी क्या होता है वो बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ घाटी क्या होता है। कुछ लोग को घाटी नहीं मालूम, कुछ लोग कहते हैं घाटी खाने वाला घाटी नहीं। बताता हूँ, देखिए घाटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, तो दो पर्वतों के बीच की जो जगह होती है ना उसको हम घाटी कहते हैं। और दर्रे भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये पर्वतों की श्रृंखलाएं थी, इनके बीच में थोड़ी जगह रहेगी और जगह पतली रहेगी, बहुत संकीर्ण रहेगी, बहुत पतली रहेगी, तो उसको दर्रे कहेंगे। लेकिन वहीं पर जब दो पर्वतों के बीच बहुत चौड़ी और गहरी गड्ढे जैसी संरचना अगर आपको देखने को मिलेगी ना, तो उसको हम घाटी कहेंगे। तो घाटी का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया रैंप घाटी, तो इसको रैंप घाटी क्यों कहते हैं, या इसको केवल घाटी क्यों नहीं कहते हैं। यहाँ पे इसको जो नाम दिया गया रैंप, तो रैंप का नाम क्यों दिया गया है, रैंप का नाम क्यों दिया गया है, जैसे मैंने बताया ना मानसरोवर नाम बस नाम उसे दे दिया गया, तो यहाँ पे इसको रैंप क्यों कहा गया। तो रैंप क्यों कहा गया आप ऐसा जानिए। ये जो रैंप घाटी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो घाटी है ये पर्वत और पठारों की से बनती है घाटी। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए पर्वत और पठारों से मिलकर ये घाटी बनती है। कैसे, आप ऐसे जरा समझने का जरा प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका जो है मान लीजिए पर्वत है, अब ये जो है पठार है, तो बीच में जो जगह बनी गहरी जगह बनी इसको हम घाटी कहेंगे। तो ये जो आपका जो रैंप घाटी है, रैंप घाटी है, इसके उत्तर में आपको जो है इसके उत्तर भाग में आपको पर्वत देखने को मिलेगा, जबकि इसके दक्षिण भाग में आपको जो है दक्षिण भाग में क्या आपको पर्वत देखने को मिलेगा। कौन सा पर्वत, श्रीलंका पठार आपको देखने को मिलेगा। यानी उत्तरी दिशा में आपको पर्वत देखने को मिलेगा, जबकि दक्षिणी दिशा में आपको श्रीलंका पठार देखने को मिलेगा। और इसके बीच में क्या एक आपको ऐसी घाटी देखने को मिलेगी, ऐसी गड्ढे जो ना संरचना आपको देखने मिले जिसको हम घाटी कहेंगे। अब इसी घाटी में क्या होगा, ये जो है आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी बहेगी। तो इसके एक और क्या उत्तर में आपका देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा आपको उत्तर में एक और आपको पर्वत देखने को मिलेगा, जबकि दक्षिण दिशा में आपको यह श्रीलंका पठार देखने को मिलेगा। और बीच में जो है ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी आपको बहेगी। ठीक, तो रैंप घाटी क्या होते हैं आप समझ पा रहे हैं। ठीक, इसका उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में श्रीलंका पठार है। अब देखिए इसके बीच में घाटी है, तो बीच में घाटी है तो आप ये जानिए जब बीच में घाटी है तो घाटी तो बीच में एक जगह थोड़ी सी उठी हुई है, उभरी हुई एक जगह है, जैसे हर कहीं पर गड्ढा है, कहीं थोड़ा सा उठा उठा कुछ इस तरह की संरचना है। तो बीच में थोड़ा सा ऐसा गड्ढा बन गया, बीच में थोड़ा सा भूमि क्या उठी हुई है, थोड़ा सा उठी हुई है, को उठी हुई ऐसा क्या आपकी जमीन। जैसे मान लीजिए ये तो पर्वत हो गए, ये घाटी बीच में एकदम गड्ढा है, संरचना है, अब इसमें पानी बह रहा है, तो बीच में कोई जमीन थोड़ी सी उठी हुई है, थोड़ी सी उठा हुआ है। तो पानी अब जब बहता है तो ऐसा बहता है, इधर से ऐसा बहता है, इस घाटी में से क्या ऐसा ऐसा बहता है, इस घाटी में ऐसा ऐसा बहता है। यहाँ पर क्या बीच में थोड़ी सी भूमि है, तो ये जो भूमि है इस भूमि को क्या कहते हैं हम माजुली द्वीप कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माजुली द्वीप। मैं लिख दू माजुली 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 द्वीप कहेंगे। यानी इस तरह के उठी हुई एक भूमि एक संरचना है और इसके घाटे में चारों से पानी बहता है। आप ऐसा समझे, जैसे मान लीजिए ये बीच में एक हिस्सा, जैसे मान लीजिए ये आप समझ पा रहे हैं ना कि ये समझ लीजिए बीच में एक उठा हुआ हिस्सा है और चारों से पानी बह रहा है, बीच में ऐसा टापू टाइप का एक हिस्सा है, एक द्वीप है। और ये ऐसा द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी माजुली नदी द्वीप है। ये क्या माजुली नदी द्वीप है। तो माजुली नदी द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो भारत में पाया जाता है। अब ये नदी द्वीप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझा के बताता हूँ। अब पहले मैं कहूंगा कि आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सा मैं सब चीजों को इरेज करूंगा फिर मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, अब मैं इरेज करके मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये जो कोई नदी है, अब ये मान लीजिए कोई नदी है, अब नदी बहेगी तो पूरा पानी के साथ ऐसा ऐसा आपका बहेगी, ऐसा बहेगी ना। मान लीजिए यहाँ पर कोई जमीन जो उठी हुई है, यानी ये जो जमीन थोड़ी सी उठी हुई है
और नदी कुछ इस तरीके इधर ऐसा बह रही है, ऐसा बह रही है, ठीक है। तो बीच में जमीन मान ली उठा हुआ है, तो इसको क्या हम द्वीप बोलेंगे, क्योंकि चारों ओर से पानी है, अब बीच में जमीन उठी हुई है, उठी हुई यानी बराबर नहीं है, नहीं तो इसमें नहीं तो पानी क्या है, ये भी का पानी का अंदर डूबा होता, अब उठा हुआ है यानी नदी से इसकी ऊंचाई है, तो ये एक तरह का द्वीप है। अब ये कौन सा द्वीप है, यह नदी द्वीप है। नदी द्वीप क्यों है, क्योंकि चारों ओर से नदी का पानी है, चारों ओर से नदी, अब बीच में जमीन उभरी है, उठी हुई है, तो इसको नदी द्वीप कहेंगे। अब ये नदी द्वीप में चाहे तो कोई व्यक्ति रह सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार ये जो आपका जो रैंप घाटी, इसी रैंप घाटी में एक माजुली द्वीप है, जहां पर लोग रहते हैं, और भारत का ये एक सबसे बड़ा, भारत ने बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप है जिसको माजुली नदी द्वीप है, और इसमें लोग रहते हैं। यहाँ पर लोगों को क्या आपको मकान देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्या लोगों के आपको मकान देखने को मिलेंगे, और एक तरह का ये क्या जिला है, और ये तरह का क्या जिला है, ये एक ऐसा जिला है, एक ऐसा जिला है जिसके चारों ओर आपको क्या पानी पानी आपको देखने को मिलेगा, यानी एक ऐसा जिला है जो नदी के बीचों बीच में है और चारों ओर से पानी है। अब बीच में इतना जमीन कहाँ से है, ये जमीन उठी हुई कुछ है, समझ लिए, एक जमीन थोड़ी सी उठी हुई थी और चारों से गड्ढा था, पानी बह रहा है और बीच में जमीन उठी हुई है, तो ये क्या है, एक तरह का नदी द्वीप है जिसको हम माजुली नदी द्वीप कहेंगे, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब इसके बारे में 2-3 चीजें और जान लीजिए। इसकी जो लंबाई है यह 90 किलोमीटर है, इसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है, लंबाई है वह 90 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई जो है, चौड़ाई जो है ये क्या 20 किलोमीटर है, यानी इसकी जो लंबाई है 90 किलोमीटर, वह चौड़ाई 20 किलोमीटर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ पा रहे हैं जो माजुली द्वीप को। अब मैंने माजुली द्वीप क्यों बताया, क्योंकि ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नदी पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी के बना हुआ है, इसलिए इसको भी आपको जानना आवश्यक था। ठीक, चलिए ठीक है, आपने माजुली द्वीप को भी जान लिया। अब आपको अगर यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है, यदि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है रैंप घाटी, तो घाटी क्या होता है वो भी समझ में आएगा, और रैंप घाटी क्यों वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे रैंप घाटी ऐसा है जहाँ पे एक और पर्वत है उत्तर में, तो जबकि दक्षिण में पठार है शिलोंग का, रैंप घाटी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका चीजें हैं वो आपको क्या समझ में आ रहे होंगे। और मैं आपको इसको जो है इरेज कर दूं, इसको जो है मैं आपके लिए क्या इरेज कर दूं, चलिए इरेज कर दूं। ठीक, इरेज कर दूं, चलिए। अब आप हमें बताइए, जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा है। देखिए ये जो कक्षा 9वीं का जो एनसीईआरटी, भले ही बहुत पतली किताब है, भले ही आपको लगेगा कि ये जो चैप्टर है तो 4 पेज का ही है, 6 पेज का ही है, लेकिन एनसीईआरटी ऐसा किताब है जहां पर इन्होंने बहुत कम शब्द में बहुत सारी चीजों को बताने का प्रयास किया, बहुत कम शब्द में। यदि आप एनसीईआरटी किताब पढ़ो, यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम को भी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ो ना उनका, अगर 1 पेज का अगर किताब पढ़ो ना, तो 1 पेज की किताब में आपको एक नहीं बल्कि 100 जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जबकि कोई दूसरे प्रकाशन का किताब अगर आप 10 पेज पढ़ लो, तो 10 पेज पढ़ने के बाद ही शायद ही आपको 100 जानकारी मिले। एनसीईआरटी की किताब है। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब ब्रह्मपुत्र नदी में घाटियों ये वो सब चीज पढ़ना पड़ा। अभी ब्रह्मपुत्र नदी में हमें और भी पढ़ना पड़ेगा। अभी और जानते हैं क्या पढ़ना पड़ेगा, अभी ये जो है एक गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। अब ये गार्ज क्या होता है इसको पढ़ना पड़ेगा, कैसे निर्माण करती है इसको पढ़ना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब तिब्बत में आती है, असम जब तिब्बत में आती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो कभी बाढ़ ही नहीं आता है, लेकिन जो असम में आएगी ये बाढ़ ला देगी और वहां पर सबसे ज्यादा तबाही मचाती है बाढ़ की वजह से। अब बताइए क्यों ऐसा, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर इसकी अब सहायक नदियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर बांग्लादेश में इसकी लंबाई कितनी है, भारत में इसकी लंबाई कुल कितनी है, फिर किन नदियों के साथ ये मिलती है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, उनके सहायक नदियों के बारे में ये सब चीजें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये आज नहीं बताऊंगा, ये कल बताऊंगा। कल जानते क्यों बताऊंगा,
क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा जाता है। मैं वीडियो पहले 1 घंटे का मैं आप लोगों को देता था, तो लोग बोले नहीं 1 घंटे का मत दीजिए, छोटा कीजिए। तो मैंने 50 मिनट का किया, फिर लोगों ने कहा और छोटा कीजिए, तो मैंने 40 का किया। अब बोलते जा रहे हैं आप 30 मिनट का बनाइए, 25 से बोलते हैं कि 25 से 30 मिनट का ही बनाइए। तो यदि आपको 1 घंटे का 50-55 मिनट का वीडियो चाहिए किसी एक टॉपिक पर, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतने रहने देते हैं। कल के वीडियो में गार्जे क्या होता है ये हम जानेंगे, फिर सहायक नदियों के बारे में, अन्य चीजों के बारे में जानेंगे। लेकिन जानने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, कि यदि कोई प्रॉब्लम हो आपको हमारे इस ओमकार मौर्य क्लासेस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, जैसे मेरी हैंड राइटिंग को लेकर कि मेरी हैंड राइटिंग आपको नहीं समझ आती है, मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, या मेरी आवाज बफरिंग आती है, या अच्छे सुनाई नहीं देता है, आप कमेंट नहीं कर पाते, लाइव चैट में नहीं आ पाते हैं, या पीडीएफ नहीं मिल पाता है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आप जो है हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। साथ में यदि टाइम से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का आपकी समस्या है तो भी बताइए, हम टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जाते जाते एक बात कहूंगा कि ओमकार मौर्य क्लासेस पर आपने जो 40 मिनट से भी ज्यादा आपने जो अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ओमकार मौर्य क्लासेस जो हमारे यूट्यूब चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से ओमकार मौर्य क्लासेस, जहाँ पर आपको पीडीएफ, अन्य सामग्री और जो भी जानकारी आपको दी। वीडियो देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी टॉपिक अभी समाप्त नहीं, और और ठीक है, से कल इसी टॉपिक के साथ। चलिए, देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत